अब बात कर लेते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। डीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर समझिए, क्योंकि रिप्रोडक्शंस और इनहेरिटेंस ये दोनों ही हेरिडिटी में जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं ये डीएनए से रिलेटेड ही हैं। तो डीएनए आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्यों है ये एसिड? क्योंकि इसकी जो नेचर है वो एसिडिक है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। किसी भी सेल में, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इन्हीं क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो डीएनए से ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये है क्या, एसिडिक इन नेचर है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो हमने इसको कहा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी किस लिए है वो कंपाउंड्स पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट आइसोलेटेड है, यानी सबसे पहले जो डीएनए को आइसोलेट किया गया वो किया गया फर्स्ट सेल से 1869 में, वो भी फ्रेडरिक मिस्कर ने इनको सेपरेट किया था। ठीक है, इसके बाद इनका जो नाम दिया गया था, यहाँ पे न्यूक्लियन दिया था, क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था। उसके बाद ये प्रूव्ड हुआ कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल है और फ्रेडरिक ग्रिफिथ के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो 1928 में इन्होंने किए और ये बताया कि जो डीएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। यही जेनेटिक मटेरियल है कि जो हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को हम तक लेकर आता है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशंस को। इसके बाद एवेरी, मैक्लॉइड या मैकार्टी, ये साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को, कहाँ से? फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर की कि नेचर क्या है डीएनए का। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? जो मोनोमर के रिपीटेशन से बनता है। मोनोमर का मतलब है कि कोई भी एक केमिकल फॉर्मूला जो बार बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि माला आप देखते हैं बेड्स के रिपीटेशन से बनती है, तो अगर कोई चेन है जो किसी एक ही स्ट्रक्चर के बार बार रिपीटेशन से बनती है, ठीक है, तो जो सिंगल है ये हो गया हमारा मोनोमर और मोनोमर के बार बार रिपीट होने से जो बन रहा है ये हो गया हमारा पॉलीमर। तो डीएनए भी क्या है? डीएनए भी पॉलीमर है, बट किसका? इसकी मोनोमेरिक यूनिट क्या है? इसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। ये एक जो सर्कल है वो एक न्यूक्लियोटाइड है और जब बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इस तरह से रिपीट होते चले जाते हैं तब हम इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक पॉलीमर है, वो भी न्यूक्लियोटाइड का, इसीलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी कहते हैं। ठीक है, तो डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मीन्स ये एक पॉलीमर है और जो मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड अभी बताया इसकी मोनोमेरिक यूनिट है, न्यूक्लियोटाइड के बार बार रिपीट होने से बनती है और हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो जो डीएनए है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहले नंबर पर आती है शुगर, जिसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर, और जो पेंटोज शुगर डीएनए के अंदर आती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, तो डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो एक पेंटोज शुगर है, सबसे पहला कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। सेकेंड नंबर पे आते हैं इसके नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस बेटा होते हैं 2 टाइप्स के, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स। ठीक है, जो प्यूरिन्स होते हैं ये क्या है? ये डबल रिंग्ड वाले होते हैं। ठीक है, और जैसे इनके एग्जांपल्स हैं एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, जो पायरिमिडीन्स हैं ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और इसमें आते हैं साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस आपने पढ़ लिए कि 4 नाइट्रोजन बेसिस हैं जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, ATCG, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। नंबर 3 पे आता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा जो डीएनए है, डीएनए एक पॉलीमर है जो मोनोमर के बार बार रिपीट होने से बनता है और इसका जो एक मोनोमर है वो होता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 मेन कंपोनेंट से, जिसमें नंबर 1 पे आती है आपकी पेंटोज शुगर जिसका नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंड नंबर पे आता है आपके नाइट्रोजन बेसिस, ये होते हैं 4, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। थर्ड नंबर पे आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन एटम्स को। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि अगर शुगर के साथ, राइबोज शुगर के साथ यहाँ इधर है फॉस्फेट ग्रुप, ये शुगर और यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिस है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस हैं, A, T,
TCG, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो कौन सा नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे होगा उसी के हिसाब से इनकी जो है टाइप से डिपेंड करती है। जैसे इसमें है आपका एडेनिन, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो क्या बनेगा, एडिनोसिन, ठीक है। थाइमीन है थाइनोसिन, ग्वानिन होगा तो ग्वाइनोसिन, एंड साइटोसिन होगा तो साइटोसिन, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड है डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन बेसिस उसमें प्रेजेंट होता है। बात करते हैं जीन की, तो जीन ऑलरेडी आपको बता दिया था कि फर्स्ट टाइम जो जीन को प्रपोज किया था वो ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया था, लेकिन उस समय जीन की इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही उसका ये नाम जो है कॉइन किया गया था। सिर्फ बता दिया गया था मेंडल ने कि ये कोई फैक्टर होते हैं जो कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, लेकिन बाद में इसको जो है डिस्कवर किया गया और इसका जो नाम है वो जीन भी दिया गया 1909 में। बेटा डायग्राम की हेल्प से समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो सबसे पहले तो समझो कि ये होता कहाँ पे है। आपकी बॉडी के अंदर होती हैं सेल्स, सेल्स में होते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं आपके क्रोमोसोम्स जो कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। और ह्यूमन बॉडी में अगर आप देखें तो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है डीएनए और जीन, बट कैसे प्रेजेंट होती है यहाँ आप डायग्राम देखेंगे कि ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सुपरकोइड फॉर्म में एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई हुई है। तो जब हम इसको अनवाइंड करते हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका जो थ्रेड है हमने ओपन किया और धीरे धीरे पता चलता है कि इसमें 2 थ्रेड्स हैं जो हेलिकल फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सुपरकोइड होने की वजह से एक छोटी सी जगह में एडजस्ट हो रखे हैं, ठीक है। तो ये देखा गया है कि जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है वो है क्रोमोसोम और बेसिकली ये बनी हुई होती है डीएनए और जीन की। डीएनए जैसे कि अभी आपको ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है क्या डीएनए, ठीक है। ये बहुत जूम करने के बाद है, अदरवाइज ये आपको सिर्फ एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाई देती है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको ये दिखाई देगा कि ये इस तरीके से कुछ ये इस तरह से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये क्या है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका होता है डीएनए और ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये होते हैं आपकी क्या एक होलो स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम कहते हैं जीन। और इन्हीं जीन में प्रेजेंट होती है वो प्रोटीन जो आपको आपके फीचर्स प्रोवाइड करती है। आपका कलर क्या होगा, आपकी स्किन टोन क्या होगी, या आपके जो आईज की शेप है, नोज की शेप है, ईयर्स है, हाइट है, ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं ये आपको आपकी प्रोटीन प्रोवाइड करती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जीन के अंदर। जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपके क्रोमोसोम के अंदर, क्योंकि जीन के ऊपर रैप कर लेता है, इस तरह से रैप हो जाता है क्या डीएनए, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है। क्लियर हो गया कि डीएनए कहाँ से मिलेगा, हर एक सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है और ये जो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स है एक्चुअल में ये ही डीएनए है और इसी में प्रेजेंट होती है आपकी जीन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं केमिकली कि ये डीएनए है कैसा बना हुआ, किस चीज से बना है। तो पहली बात कि ये एक पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर का मतलब होता है किसी एक ही चीज का बार बार से रिपीट हो जाना, ठीक है। तो ये रिपीटेशन से बन रहा है, लेकिन किसके रिपीटेशन से बन रहा है, वो मोनोमर क्या है इसका, वो है न्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट होता है तो ये बन जाता है आपका पॉलीमर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। समझ में आ गया कि डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बात करते हैं कि ये जो मोनोमर था जिसे हमने न्यूक्लियोटाइड कहा, ये किसका बना हुआ होता है। बेटा ये बना होता है आपके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स का, जिन्हें हम कहते हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, यहां पे आप देखेंगे पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो केमिकली आपको समझ में आया कि जो डीएनए है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड किससे बनेगा, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना हुआ होता है। यानी किसी भी न्यूक्लियोटाइड को बनाना है तो ये 3 चीजें आपको चाहिए होंगी, ठीक है। जो पेंटोज शुगर है वो कौन सी होती है, ये भी 2 तरीके की है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज होगी तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज ये होती है, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस बेटा 2 तरीके के होते हैं, पहला है प्यूरिन और दूसरा है पैरामिडीन।
प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स रखते हैं और इनके एग्जांपल्स हैं एडेनिन और ग्वानिन। जो पायरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, इसके एग्जांपल हैं डीएनए के अंदर साइटोसिन एंड थाइमीन। और जो थर्ड कंपोनेंट आता है वो आता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपस में मिलके क्या बना लेती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर को बना लेती हैं। अब थोड़ा सा इस तरह से देखेंगे कि ये जो लॉन्ग थ्रेड है ये कैसे बना। तो बेटा ये जो एक कंपोनेंट है ये वाला, ठीक है, ये अभी आपने बनाना सीखा है, ये इन तीनों से ये बन गया आपका एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, एक आपकी पेंटोज शुगर है और एक आपका नाइट्रोजन बेस है। तो जब ये एक पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तब आप इसे कहते हैं ये है डीएनए का मोनोमर जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब बार बार यानी वन न्यूक्लियोटाइड फिर सेकंड से जुड़ता है, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बन जाती है। तो ये बनेगा आपका सिंगल थ्रेड डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। लेकिन जो आप यहां देख रहे हैं ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। इट्स मीन कि इसी के जैसे दो थ्रेड यानी एक यहां और दूसरा यहां एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो एक थ्रेड आपका ये है न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक थ्रेड ये है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक थ्रेड ये है। ये दोनों थ्रेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से जुड़ जाते हैं और तभी ये आपकी क्या बना लेते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बना लेते हैं, ठीक है। ये डीएनए बेटा हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, और जो हमारे फीचर्स होते हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। टेक्निकली क्या होता है कि इस डीएनए में जो आप ये सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस देखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां आपने देखा ए, फिर है टी, टी के बाद है सी, सी के बाद है जी, ठीक है। तो एक तरीके से ये पूरे डीएनए में जो हमारे कोड्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं ये बेटा कोड करते हैं हमारी एमिनो एसिड्स को। तीन तीन के पेयर में ये एमिनो एसिड को कोड करते हैं और टोटल सिर्फ 20 एमिनो एसिड्स ही होते हैं। तो इसके हिसाब से जब एमिनो एसिड्स यहाँ पे आके लग जाते हैं कोड के अकॉर्डिंग तो ये बन जाती है हमारी क्या, प्रोटीन। तो हमारे बॉडी में कैसी प्रोटीन बनेगी डिपेंड करता है कि हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस क्या है। जैसा सीक्वेंस हमें हमारे डीएनए में हमारे पेरेंट्स से मिलता है वैसे ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोड होती है प्रोटीन के लिए एमिनो एसिड्स की, वैसी ही प्रोटीन हमारे बॉडी में बन जाती है और वैसे ही फीचर्स फिर हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। जान लेते हैं लास्ट टॉपिक इसका कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन क्या है। जैसे अभी आपको बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन एक होलो यानी खोखली स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन भरी हुई है। प्रोटीन कैसी बनेगी डिपेंड करता है कि आपके डीएनए में कोड कौन से है, ठीक है। नाइट्रोजन बेसिस का जो सीक्वेंस है वही आपका कोड होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन क्या है। जीन इज अ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये कह रहे हैं कि डीएनए का एक सेगमेंट, एक टुकड़ा ही जो होता है वो जीन होता है, ठीक है। ये लोकेटेड होता है ऑन क्रोमोसोम्स एंड ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक पोजीशन जिसे हम लोकेशन कहते हैं, लोकस कहते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि डीएनए के एक छोटे से टुकड़े को, एक सेगमेंट्स को हम जीन कह रहे हैं और ये भी क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है और जहां भी प्रेजेंट होता है उस पोजीशन को हम उसका लोकस कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन हैव अप्रोक्सीमेटली कितने जीन से देखो 30 to 40,000 जीन यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 जीन प्रेजेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं जीन का फंक्शन क्या होता है। जैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि हमारे जितने भी बॉडी के कैरेक्टर्स हमारे पास होते हैं हमारे बॉडी का एक एक कैरेक्टर हमारे जीन ही कंट्रोल करते हैं। बस ये डिफरेंस है कि कभी कभी एक ही जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है या कभी ग्रुप ऑफ जीन जो होते हैं वो एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कभी भी एक सिंगल जीन जो होती है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं करती। तो जीन का क्या मेन फंक्शन है कि जीन जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स को बाय कोडिंग फॉर प्रोटीन। अब ये कोडिंग फॉर प्रोटीन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि जीन है क्या, जीन में प्रोटीन मेन होती है कि जैसी प्रोटीन जीन के अंदर है वैसे कैरेक्टर्स आपके बॉडी के फॉर्म्ड होते हैं। अब वो प्रोटीन कैसी है डिपेंड करता है क्रोमोसोम में कोड कैसे है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन
डिटरमाइन, क्या ये भी मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुकी हूँ कि जो प्रोटीन है वो डिटरमाइन करती है आपकी अपीयरेंस, आपके आईज का कलर, हाइट, शेप ऑफ नोज, चिन एक्सेट्रा, जो भी आपके बेसिकली फीचर्स होते हैं वो सब कुछ प्रोटीन पे ही डिपेंड होते हैं। आज जीन मीन्स डीएनए सेगमेंट एंड मेक्स प्रोटीन शो ट्रेट्स। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो जीन क्या है, जीन डीएनए का एक सेगमेंट है जो क्या करती है, जो प्रोटीन बनाती है एंड शो करती है हमारे ट्रेट्स यानी फीचर्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, जीन कैन अंडरगो म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, द सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज अ म्यूटेशन। मींस डीएनए में कुछ ऐसा कोई बदलाव अचानक से आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। तो वो बदलाव क्या है, वो चेंजेस क्या है कि जीन कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए, नॉन फंक्शनल हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो क्या करती है, हमारे जेनेटिक मेकअप को डिस्टर्ब कर देती है और इसी को हम कहते हैं क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंज कॉजेज वेरिएशंस। ऑब्वियसली बात है, अगर सपोज करिए कोई फैमिली है और उनकी फैमिली में जो फैमिली ट्री चल रहा है वो फ्री ईयर लोब का चल रहा है, ठीक है, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, सबका फ्री ईयर लोब था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में अचानक से किसी बच्चे को अटैच्ड ईयर लोब देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सडन चेंज हो गया कि भाई पहले उनकी काफी जनरेशंस पीछे हमने देखा तो सब फ्री ईयर लोब थे, लेकिन अभी ये अचानक से क्या हो गया, अटैच्ड ईयर लोब हो गया। तो ये सडन चेंज आ जाता है, वेरिएशंस आ जाती हैं। तो हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेस कैसे किए जाते हैं, कैसे ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो इसके लिए अभी बताया कि जो डीएनए होता है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए के अंदर ही आपकी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं। जब वो पेरेंट्स से डीएनए निकल के न्यू जनरेशन में जाता है तो कैरेक्टर्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसके लिए कहेंगे कि जो भी कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, क्योंकि जीन अकेले कुछ नहीं कर सकता, जीन भी डीएनए पे प्रेजेंट है, डीएनए के साथ कंपोज्ड है और डीएनए और जीन दोनों मिलके क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रोल हो रहा है किसका, डीएनए का। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्या है, एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो हेरिडिटी यानी कैरेक्टर्स को कैरी भी करती है और कैरी करने के साथ साथ न्यू जनरेशन में ट्रांसफर भी करता है एंड प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये लाइन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिसने इससे पहले वाली वो वीडियो देखी है। ठीक है, कि डीएनए ही प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन, यानी डीएनए की हेल्प से प्रोटीन बनेगी, लेकिन डीएनए इसमें क्या करेगा, तो भाई डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस थे, बार बार बोल रही हूँ, डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लिए कोड का काम करते हैं। 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक कोड होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के सारे जितने भी बेसिस हैं वो कोड करेंगे, एमिनो एसिड्स की चेन बनेगी और इसी चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ईच जीन कोड्स फॉर 1 प्रोटीन, हर एक कोड जो होता है, जीन होता है, वो एक प्रोटीन को कोड करता है। ठीक है, ये डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि डोमिनेंट एलील्स या रिसेसिव एलील्स होते हैं। तो डोमिनेंट एलील्स कौन से होते हैं, जो कैरेक्टर को मतलब एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो दिखाई दे रहे हैं कैरेक्टर्स वो डोमिनेंट होते हैं, और जो कैरेक्टर इस जनरेशन में नहीं दिखे लेकिन वो सेकंड जनरेशन में आपको दिख सकते हैं उन्हें हम रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कपल है, वो उन दोनों में से किसी का कलर बहुत ज़्यादा फेयर है, किसी का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है कलर, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ब्लैक है, तो उनकी जो जनरेशन आएगी वो हो सकता है सारे वाइट हो, उसमें कोई भी ब्लैक कलर का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक कलर वहाँ पे हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट के बाद जो सेकेंड जनरेशन आएगी उसमें ज़रूर कोई ना कोई जो बच्चा होगा वो ब्लैक कलर में आएगा। तो इट्स मीन क्या होता है कि जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में ही देखने को मिला वो डोमिनेंट था और फर्स्ट जनरेशन में वो रिसेसिव था जो देखने को नहीं मिला, लेकिन जो रिसेसिव था वो सेकंड जनरेशन में हमें देखने को मिल सकता है।